गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और खूब स्वाध्याय कर रहे होंगे। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स की, यानी वे संख्याएं जो हमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताती है, उनके बारे में, उन संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं, इनके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे दो क्वांटम संख्याएं हमें और डिस्कस करनी है। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। सेकंड है स्पिन क्वांटम संख्या या चक्रण क्वांटम संख्या। तो इन दो क्वांटम संख्याओं के बारे में हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अपन ने n डिस्कस कर लिया था। n मीन्स मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसके मान हमने कहा था 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। सेकंड अपन ने बात करी थी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसके मान 0 से लेके n-1 तक होते हैं। ये बात हमने कर ली थी। अभी हम बात करेंगे थर्ड, मुख्य क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, या इसे ही क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, सबसे पहले स्मॉल m से लिखते हैं इसे। सबसे पहले इस क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास, कक्षकों के अभिविन्यास, या मैं कहूं कक्षकों की संख्या की जानकारी देती है। कक्षकों के अभिविन्यास या कक्षकों की संख्या की जानकारी देती है यह क्वांटम संख्या। ठीक है, इस क्वांटम संख्या के मान की अगर बात करें, वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, m के मान -L से +L तक होते हैं। L के मान -L से +L तक होते हैं। L क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या। यदि L का मान 0 है तो 0 का क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा, m का मान भी 0 होगा। यदि m का मान 1 है तो L का मान -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। यदि L का मान 2 है तो m का मान -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है। यदि L का मान 3 है तो m के मान -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये मान हो सकते हैं। यानी m के मान -L से +L तक होते हैं। किस प्रकार से, देखिए, यदि L का मान 0 है तो m का मान क्या है, 0। ठीक है, L का मान 0 तो m का मान है 0। यदि L का मान है 1 तो m का मान होगा -1, 0, 1, -L से +L, -1, 0, 1। यदि L का मान है 2 तो m के मान होंगे -2, -1, 0, 1, 2। यदि L का मान है 3 तो m के मान होंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इस प्रकार से L के मान जो होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें M के मान प्राप्त होते हैं।
अब हमने कहा था हमें कक्षकों की संख्या बताती है, तो कैसे बताती है? देखिए कक्षकों की संख्या हमें कैसे पता चलती है। L का मान है 0, M का मान भी कितना मिल रहा है? 0, यानी हमें एक ही डिजिट मिल रही है। तो कक्षक कितने हैं? कक्षकों की संख्या की बात करें तो कक्षक कितना है? 1। L का मान है 1, तो M का मान मिल रहा है -1, 0, 1। कितने कुल डिजिट मिल रहे हैं? 3, तो कक्षकों की संख्या कितनी है? 3। L का मान है 2, तो M के मान मिल रहे हैं -2, -1, 0, 1, 2। कुल डिजिट कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कक्षकों की संख्या 5। यदि L का मान है 3 तो M का मान है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। टोटल डिजिट कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कुल कक्षक कितने हैं? 7। L का मान 0, तो इसका मतलब इसमें एक कक्षक होगा। L का मान 1, तो इसका मतलब 3 कक्षक होंगे। L का मान 2, तो इसका मतलब 5 कक्षक होंगे। और L का मान 3, तो इसका मतलब 7 कक्षक होंगे। अब यहाँ पे एक सूचना आपके पास में उपलब्ध भी है। L का मान 0 किसके लिए होता है? L का मान 0 होता है S कक्षक के लिए। किसके लिए? S कक्षक के लिए। यानी S कक्षक में जो S उपकोष के लिए L का मान क्या होता है? 0। यानी S उपकोष में क्या उपस्थित होगा? एक कक्षक उपस्थित होगा। L का मान 0 किसके लिए होता है? S उपकोष के लिए। और S उपकोष में एक कक्षक उपस्थित होगा। इस प्रकार से हम शो इस प्रकार से कर देते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं। वास्तव में S कक्षक की शेप कोई ऐसी नहीं होती है। कक्षक वर्ड जहां भी आता है और हम डिस्कस करते हैं तो इस तरह से हम एक ब्लॉक बना लेते हैं। अब एक किसके लिए होता है? कौन से उपकोष के लिए L का मान 1 होता है? P उपकोष के लिए L का मान 1 होता है। P उपकोष के लिए L का मान 1 है, यानी P उपकोष में कुल कक्षक कितने हैं? 3। 1, 2, 3। ठीक है। फिर देखिए L का मान 2 कौन से उपकोष के लिए होता है? D के लिए। हमने कल बात करी थी लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था कि 2 किसके लिए? D के लिए। सभी बताए थे मैंने आपको। तो यहां पर देखिए D कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 5। 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार से 3 किसके लिए होता है? F के लिए। F कक्षकों की नंबर यहां पे आपको दिख रहे हैं 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कक्षक F कक्षक उपस्थित होते हैं। 7 कक्षक होते हैं F उपकोष में। यह आपको यहाँ पे सूचना मिल जाती है। ठीक है। अब इन कक्षकों के भी नाम होते हैं जो अपन जब कक्षक डिस्कस करेंगे तब मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि 0, 1, 2, 3 किसके L के मान है, तो कौन सा उपकोष इससे रिलेटेड होगा। M के मान कहाँ से कहाँ तक है? -L से +L तक है, जो अपन ने लिख दिए। जितनी वैल्यू मिल रही है उतना ही कक्षक होगा। 1 डिजिट मिली 1 कक्षक, 3 डिजिट मिली 3 कक्षक, 5 डिजिट मिली 5 कक्षक, 7 डिजिट मिली 7 कक्षक। तो यह अपन ने M और L में एक रिलेशन यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, ओके। अब देखिए अपन ने जो अभी तक 3 क्वांटम संख्याएं पढ़ी है उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे बात डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक तो अपन ने N पढ़ी है, एक L पढ़ी है और M पढ़ी है। तो ध्यान दें, सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। व्हाट इज N? N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है। क्लास का मतलब कोश। क्लास मुख्य क्वांटम संख्या। क्लास का मतलब कोश। मुख्य क्वांटम संख्या अपन ने बताया था किसकी जानकारी देती है? कोश की जानकारी देती है।
ठीक है, इसी से रिलेटेड आगे अपन लिखेंगे दिगंशी या एजीम्यूथल लिख दूं मैं पहले, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे अपन स्मॉल एल से शो करा था। दिगंशी क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन अभ्र की जानकारी दे रही थी, कक्षक की शेप की जानकारी दे रही थी, उसके बारे में उपकोष की जानकारी दे रही थी एल। और यहां पर सब सेल, सब क्लास या सब सेल और उपकोष। फिर हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन ने m से शो करा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये यहाँ पे हमें बात करनी है, ठीक है, ओके। इसमें आगे एक और डाल दूं मैं छोटा करके, इसको कक्षकों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने यहाँ पे बात कर लेंगे। थोड़ा दोबारा राइट कर दूं मैं, उपकोष, सब क्लास, उपकोष, फिर m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। यहाँ पर कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या का मान है, यदि एक मान है तो कौन से कोश की बात कर रहा है? के की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? के की बात कर रहा है। तो दिगंशी क्वांटम संख्या के अधिकतम मान कौन से होंगे? दिगंशी क्वांटम संख्या का मान हमेशा n से कम होगा। तो कौन सा कोश, कितना वैल्यू मिलेगी? 0। दिगंशी क्वांटम संख्या L है, इसके लिए हमने कहा था इसके मान 0 से n-1 तक होते हैं। तो n का मान अगर अपने को 1 मिला है तो दिगंशी क्वांटम संख्या का मान क्या है? 0। और दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0, इसलिए कौन से उपकोष की बात कर रहा है? S की बात कर रहा है। अगर L का मान 0 है तो M का मान क्या होगा? हमने कहा था -L से +L तक होता है, -L से +L तक है, तो ये क्या हो गया? 0 का क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा? 0। ठीक है, यानी S कक्षक में, S उपकोष में एक कक्षक उपस्थित होता है। ठीक है, ओके। सेकंड, यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान है 2, तो कौन से उपकोष, कौन से कोश की बात कर रहा है? कौन सी क्लास की बात कर रहा है? L की। किसकी बात कर रहा है? L की। N का मान अगर 2 है तो कोश कौन सा है? L। और एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, बेटा ये आपका कैपिटल L है, ये स्मॉल l है। कैपिटल L आपका सेकंड क्लास है, दूसरा कोश है, जबकि स्मॉल l उपकोश है। तो n का मान 2 है, तो l के कौन कौन से मान पॉसिबल है? अपन बोलते हैं l के मान कितने? 0 से n-1। तो इसका मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पर 2 नहीं होगा, क्योंकि n-1 तक ही इसके मान पॉसिबल है। तो कौन कौन से उपकोष? 0 से S, 1 से P। L का मान 1 किसके लिए होता है? P उपकोष के लिए, ये हमें याद रखना है।
m के मान क्या आएंगे, 0 के लिए तो 0 ही आएगा, पर p के लिए हमने कहा था m के मान होते हैं -l से +l तक। तो कितने मान हो गए p के, इसके m के सॉरी, -1, 0, +1। p के मान क्या हो गए, -1, 0, +1। ठीक है, ओके। आगे इसी प्रकार से आगे बात कर लेते हैं अपन। थर्ड, तीसरा कोश। तीसरे कोश में कितने जो मुख्य क्वांटम संख्या उसको क्या कहेंगे, KLM। ठीक है, क्लास कौन सी है, m के लिए n का मान क्या है, 3। अब एजीम्यूथल क्वांटम संख्या के मान, दिगंसी क्वांटम संख्या के मान क्या होंगे, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, पर 3 नहीं होगा। तो 0 का मतलब S, 1 का मतलब P और 2 का मतलब D। S के लिए 0, L का मान, P के लिए 1, D के लिए 2। M के मान क्या होंगे संभावित, S के लिए 0, P के लिए -1, 0, +1, D के लिए 2, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, ये आपके तीसरे कोश की बात अपन ने करी है। अब अपन इसी प्रकार से चौथे कोश को यहां पे डिस्कस करते हैं, फोर्थ क्लास। देखो, फोर्थ क्लास किसके लिए वैल्यू है, n के लिए। n के लिए जो कैपिटल N है उसके लिए स्मॉल n का मान कितना है, 4। दिगंसी क्वांटम संख्या के संभावित मान कौन कौन से हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पर 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि L के मान तो n-1 तक ही पॉसिबल है। 0 के लिए कौन सा उपकोष, S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F उपकोष। 3 के लिए हमने क्या बोल दिया, F उपकोष। अब इनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम मान लिखते हैं। L का मान 0 तो M का मान 0, L का मान 1 तो M का मान -1, 0, 1, L का मान 2 तो M का मान -2, -1, 0, 1, 2, N का मान 3 तो F का मान -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये अपने को संभावना यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है कि अगर पहला कोश है तो इसमें एक उपकोष होगा S और इसमें एक ही कक्षक होगा। पहला कोष, 1 नंबर कोष, एक उपकोष, एक कक्षक। ध्यान रखिएगा इस प्रकार से, कितना नंबर, 1 नंबर। कोष पहला है, उपकोष भी कितना, 1, कक्षक भी कितना, 1। कक्षकों की संख्या कितनी आ गई, 1। पहले उपकोष में 1 कक्षक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 बैठ सकते हैं। तो कक्षक 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। इधर लिख दो मैं कक्षक। दूसरा देखिए, दूसरा कोश मतलब 2 ही उपकोष। 2 उपकोष कौन कौन से, S और P। ध्यान दो, पहले कोश में एक ही उपकोष था S, दूसरे में दूसरा उपकोष है उसमें 2, दूसरा कोष है उसमें 2 उपकोष है S और P। S में कितना कक्षक, 1, P में कितने कक्षक, 3, 3 + 1 कितना हो गया, 4। यानी कि दूसरे कोष में कुल 4 कक्षक उपस्थित होते हैं। और कक्षक यदि 4 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या की 2 गुना होती है। तो कक्षकों की संख्या यहां पर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर 8 हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कक्षकों की संख्या की 2 गुना होती है। तो दूसरे कोष में कितने कक्षक है, 4। किसे पता चला, देखो, एक तो ये कक्षक और 1, 2, 3 ये कक्षक, यानी P कक्षकों की संख्या कितनी है, 3, S की कितनी है, 1, 1 + 3 4।
तीसरा कोष मतलब 3 उपकोष। तीसरा कोष मीन्स 3 उपकोष, देख लीजिए SPD। तीसरा, ये पहला कोष है फर्स्ट, ये दूसरा कोष है, ये कोष नंबर शो कर रहा हूं मैं आपको, ये तीसरा कोष है। तीसरे कोष में कक्षक कोष उपकोष कितने हैं? 1 2 3। अब S उपकोष में कक्षक कितना है? 1, क्योंकि एक ही डिजिट मिल रही है। P उपकोष में कक्षक कितने हैं? 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट मिल रही है। D उपकोष में कक्षक कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मिल रही है। यानी कि तीसरे कोष में क्लास में कुल कक्षकों की संख्या कितनी है? तो 5 और 3 8, 8 और 1 9। अब कक्षकों की संख्या 9 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी? 18। फोर्थ में देखिए N, चौथा कोष तो 4 ही उपकोष, ये देख लो 1 2 3 4 उपकोष। प्रत्येक में कक्षक कितने हैं? S में 1 कक्षक है, P में 3 कक्षक है, D में 5 कक्षक है, F में 7 कक्षक है। कैसे पता चला? 1 डिजिट मिली 1 कक्षक, 3 डिजिट मिली 3 कक्षक, 5 डिजिट मिली 5 कक्षक, 7 डिजिट मिली 7 कक्षक। और इनका टोटल कितना हो गया? देख लीजिए 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, यानी कक्षकों की संख्या कितनी है? 16। चौथे कोष में कक्षक कितने होते हैं? 16, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। यहां पे हमें कक्ष कोष उपकोष कक्षकों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाती है। पहला कोष है, पहला कोष तो 1 ही उपकोष, दूसरा कोष 2 उपकोष, तीसरा कोष 3 उपकोष, चौथा कोष 4 उपकोष। पहला है तो इसमें केवल एक S उपकोष है, S उपकोष के में 1 ही कक्षक होता है। दूसरा है तो इसमें S और P 2 उपकोष उपस्थित है। S में तो फिर से 1 ही कक्षक होगा, पर P में कितने होंगे? 3 कक्षक उपस्थित होंगे। तीसरा 3 उपकोष SPD, S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक। ये कक्षकों के मान है अलग अलग जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। F जो चौथा उपकोष है इसमें कितने उपकोष? 4। कोष नंबर कितना है? चौथा, तो उपकोष भी कितने? 4। कौन कौन से? SPDF। S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक, F में 7 कक्षक। टोटल संख्या हो गई 16। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन कक्षकों की संख्या का क्या होती है? 2 गुना होती है। इस प्रकार से हम इन क्वांटम संख्याओं को रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। तो इसे पोज करके आप ये पूरी टेबल बना लीजिए। अब अपन बात करते हैं आगे कि क्या कक्षकों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला भी है क्या? बिल्कुल फॉर्मूला है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले क्या मुख्य क्वांटम संख्या से कक्षकों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। देखिएगा, कोश में कक्षकों की अधिकतम संख्या, कोश में कक्षकों की अधिकतम संख्या इज इक्वल्स टू होती है n स्क्वेयर। अधिकतम संख्या n स्क्वेयर, तथा कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बराबर 2n स्क्वेयर। क्योंकि पहले हमने बोल दिया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कक्षकों की संख्या की 2 गुना होगी। तो कक्षक अगर n स्क्वेयर है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 2n स्क्वेयर। देखिएगा, अपन ने 4 कोशों की बात करी, K, L, M, N। n मुख्य क्वांटम संख्या, n का मान k के लिए क्या होता है? 1। यहां पे कक्षकों की संख्या, दूसरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए,
कक्षकों की संख्या कितनी आई और इलेक्ट्रॉनों की कितनी आई? 1। फॉर्मूला क्या है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर अगर आप कक्षकों की संख्या एन स्क्वायर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर, देखिएगा एन स्क्वायर, एन का मान कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी के कोश में 1 कक्षक होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान 1, 1 का स्क्वायर, इसको यूं लिख दो 1 का स्क्वायर बराबर 1। यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी के कोश में 1 कक्षक है और 2 इलेक्ट्रॉन है। L के लिए n का मान, स्मॉल n का मान 2, क्या लिखें? n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर 4, कक्षकों की संख्या 4, इलेक्ट्रॉनों की 2 गुणा 2 का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे? 2 गुणा 4 बराबर 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 गुणा 4 बराबर 8। ठीक है, तो जितने कक्षक है उसके देख लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहे हैं? डबल मिल रहे हैं। इसी प्रकार से m के लिए n का मान कितना है? 3, क्या लिखें? 3 का स्क्वायर। कक्षकों की संख्या के लिए n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर 9। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए 2n स्क्वायर, तो 2 का 2, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? बराबर 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना आ गया? 18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। इसी प्रकार से n के लिए स्मॉल n का मान क्या है? 4, कक्षकों की संख्या n का स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे? 4, 4 का स्क्वायर बराबर 16। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए 2 गुणा n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा 16 बराबर 32, यानी के कोश में 1 कक्षक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L कोश में 4 कक्षक होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। M कोश में 9 कक्षक होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ सकते हैं, मैक्सिमम संख्या इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। N में टोटल कक्षक 16 होते हैं और इनमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यानी मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा हम किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कक्षकों की संख्या का निर्धारण इन फॉर्मूला से कर सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ओके, इसके अलावा किसी उपकोश में कक्षकों की अधिकतम संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है, जो कि हम ज्ञात करेंगे एजीम्यूथल क्वांटम संख्या से। देखिएगा फॉर्मूला ध्यान रखना है, n स्क्वायर 2n स्क्वायर। देखिएगा उपकोश में कक्षकों की अधिकतम संख्या बराबर 2l+1। उपकोश में कक्षकों की अधिकतम संख्या 2l+1 से ज्ञात की जा सकती है और l है दिगंसी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कक्षकों की संख्या का 2 गुना, तो 2l+1। ठीक है, ओके। अब देखिए अपन इस फॉर्मूला से किसी उपकोश में अधिकतम कक्षकों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए यदि n का मान है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान है 0, तो l का मान क्या होगा? 0। यहां पर कक्षकों की संख्या क्या है? 2l+1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या
किसमें? उपकोष में। 2 12 प्लस 1। उपकोष में बात कर रहे हैं अपन कक्षकों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, देखो n का मान 0 तो l का मान भी 0। कक्षकों की संख्या कितनी आ जाएगी? l की वैल्यू कितनी पुट करी? 2l 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1। हाँ जी, 2 0 से गुणा हुआ 0 प्लस 1 बराबर कक्षक कितना है? 1। कौन सा कक्षक है? s कक्षक। इसको क्या बोलते हैं अपन? वनस कक्षक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 मल्टीप्लाइड बाय l की वैल्यू कितनी रखेंगे? यहां से 0 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा 0 1, 2 गुणा 1 बराबर 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। फिर देखिए n का मान 1, सॉरी यहाँ पे मेरे को n का मान 1 पुट करना था, अभी बाय मिस्टेक मैंने 0 लिख दिया था। 0 बराबर तो पॉसिबल ही नहीं है। n के मान और l के मान में हमेशा ध्यान रखना, l का मान हमेशा n से छोटा होगा। अब देखिए n का मान 2, तो l के मान कौन कौन से हो सकते हैं? 0 और 1। ठीक है, 0 के लिए कौन सा? s कक्षक, और इसके लिए 1 के लिए p कक्षक। यानी जो दूसरा कोश है, इसको मैंने लिखा ना वनस, तो दूसरे कोश की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2s और ये 2p। यहां पे क्या समझेंगे इसे? ये है 2s कक्षक, यहीं पे मेंशन कर दो इसको मैं, वनस कक्षक। वनस यानी पहले कोश में केवल एक पहला कोश है, इसलिए पहले कोश में क्या उपस्थित है? केवल s कक्षक उपस्थित है। अब कौन सा कोश है? दूसरा। दूसरे कोश में क्या उपस्थित है? s है। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया? 2 क्या बता रहा है? कि दूसरे कोश की बात कर रहा हूं। यहां पे 1 लगाया, पहले कोश की बात कर रहा हूं, यहां पे दूसरे कोश की बात कर रहा हूं। 1 वैल्यू मिली l की, 1 किसके लिए मिलती है? p के लिए, तो 2p। ठीक है, यहां पे देखिए इस s कक्षक में सेम 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 बराबर 1, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या आ जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 2 1 2। यानी वनस कक्षक है, उसमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 2s कक्षक है, उनमें भी अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और वनस उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी है? 1। 2s उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी है? 1। अब बात कर लेते हैं इसकी 2p की। 2p क्यों लिखा? क्योंकि l का मान 1 किसके लिए होता है? p उपकोषों के लिए। 2 क्यों लगाया? क्योंकि दूसरे कोश की बात कर रहा हूं। क्या लिखेंगे? देखो l का मान 0 है, तो 2 गुणा 1 प्लस 1 कितनी है ये वैल्यू? 2 गुणा 1 प्लस 1 क्या मिल जाएगा आपको? यहां पे 3। यानी p कक्षकों, जो p उपकोष है उसमें कक्षक कितने हैं? 3। इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। यानी p कक्षकों में अधिकतम जो p उपकोष है उसमें कक्षक तो 3 है, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 6। हमें केवल ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। फिर देखिए तीसरा, n का मान अगर 3 है, तीसरा कोष कौन सा है? तीसरा। l के मान क्या होंगे? 0 1 2। 0 1 2। 0 किसके लिए? s के लिए। s कौन सा? तीसरे कोष का, तो क्या लिख देंगे? 3s। 1 किसके लिए? p के लिए, तो क्या लिख देंगे? 3p। यहां पे जो 3 लिख रहा हूं ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना। 3 क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि तीसरे कोष की बात कर रहे हैं। 2 क्यों लगाया था? क्योंकि दूसरे कोष की बात कर रहे थे। ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है? 0 हमें s की इंफॉर्मेशन दे रहा है और 1 हमें p की इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो अगर यहां पे वैल्यू आ रही है तीसरे के लिए 0 1 और 2 किसके लिए आएगी? 3d के लिए। पहले कोष में केवल एक उपकोष होता है और उस उपकोष में केवल एक वनस कक्षक होता है। दूसरे कोष में 2 उपकोष होते हैं और 2 उपकोषों में एक में 2s कक्षक होता है, s उपकोष में 2s कक्षक होता है, p उपकोष में 2p कक्षक होता है। तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं, s p d
S कौन सा होता है? 3s कक्षक, P 3p कक्षक और D 3d कक्षक। देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं। L का मान 0, 2 गुणा 0 प्लस 1 बराबर 1। इधर ये का ये चल रहा है, देखो सेम रिपीटेशन, 2 गुणा 0 प्लस 1, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करी, रिजल्ट आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बराबर 2। यानी 3s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 3p L की वैल्यू 1, क्या लिखेंगे? 2 गुणा 1 प्लस 1 इज इक्वल्स 2, कितना आ जाएगा? देखिएगा 3, और 2 गुणा 1 प्लस 1 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, कितना आएगा भाई रिजल्ट? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। 3p कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। अब 3d की बात कर लेते हैं। 2 गुणा 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हाँ जी 4 प्लस 1 5, यानी 3d कक्षकों की संख्या कितनी है? 5, जो अपने को दिगंसी क्वांटम संख्या से पता चल रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 2 गुणा 5 प्लस 4 प्लस 2 गुणा 2, L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है ना, तो कितना पुट करेंगे? 2 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा कितना? 4 प्लस 1 5 बराबर 10। यानी D कक्षक में D कक्षकों की संख्या कितनी है? 5। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10। अब देखो चौथे उपकोष की बात कर लेते हैं। चौथे के लिए L के मान क्या होंगे? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 0 का मतलब कौन सा कोष है? 4, और L का मान 0, तो क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे 4 तो आना ही, एक बात ध्यान रखना, ये 4 तो आना ही है क्योंकि चौथे कोष की बात चल रही है। L का मान 0 है इसलिए S उपकोष, L का मान 1 है इसलिए P उपकोष, L का मान 2 है इसलिए D उपकोष, L का मान 3 है इसलिए F उपकोष। ठीक है, अब अपने फॉर्मूले में वैल्यू L की वैल्यू पुट करो, निकाल लो। देखो इसमें क्या लिखोगे? 2, L का मान कितना रखोगे? 0 प्लस 1 बराबर 1। फिर 2, L का मान कितना रखोगे? 1 प्लस 1 बराबर 3। फिर 2 गुणा L का मान 2 प्लस 1 4 प्लस 1 5, और यहाँ पे कितना रख दोगे? 3। 2 गुणा 3 प्लस 1 बराबर 7। यानी वही सेम हमारे पास डिजिट्स आई। S के लिए 1 कक्षक, P के लिए 3, D के लिए 5 और F में 7 कक्षक उपस्थित होते हैं। यहाँ पे जो 4 मैंने लिखा है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो डिजिट्स में लगा रहा हूँ, ये डिजिट्स किसको शो करती है? मुख्य क्वांटम संख्या को। 1 लगाया मीन्स पहला कोष, 2 लगाया मीन्स दूसरे कोष की बात कर रहे हैं, 3 लगाया मीन्स तीसरे की बात कर रहे हैं, और 4 लगा दिया मीन्स चौथे कोष की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 गुणा 0 का मान L का मान कितना रखूं? 0 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा 1 बराबर 2। यहां पे देखिए 2 गुणा L की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1 बराबर 2 गुणा 3 इज इक्वल टू 6। फिर यहां पे देखिए L का मान 2, तो 2 गुणा L का मान कितना रख दूं? 2 प्लस 1 बराबर 2, हाँ जी कितना? 5, 4 और 1 5 बराबर 10। और D के F के लिए देख लीजिए, 2 गुणा 2 कितना रखेंगे? 2 थोड़ी रखेंगे, कितना रखेंगे? L की वैल्यू 3 प्लस, क्योंकि F की बात कर रहे हैं, बराबर 2 गुणा 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 14। तो ध्यान दें यहाँ पे S कक्षकों की संख्या 1 होती है। S कक्षकों में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P कक्षकों की संख्या 3 होती है। 3 कक्षकों में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D कक्षकों की अधिकतम संख्या 5 होती है। 5 कक्षकों में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। F कक्षकों की अधिकतम संख्या 7 होती है और 7 कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो कि अपन दिगंसी क्वांटम संख्या से पता कर सकते हैं।
तो ये था हमारा क्वांटम, 3 क्वांटम संख्या यहाँ पे हमारी पूरी हो गई है। चौथी क्वांटम संख्या के बारे में हम बात करते हैं, आप इसे पोज करके राइट डाउन कर लें। 4th क्वांटम संख्या देखिएगा, चौथी क्वांटम संख्या है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और इसे एस, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो देखिए इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। फिर यह कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देती है। इसके मान +1/2 या -1/2 होते हैं। अब +1/2 -1/2, देखिए एक रीति ऐसी चल रखी है कि +1/2 अगर मान आ रहा है तो हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। -1/2 होता तो हम कहते थे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पर ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर आपने क्लॉकवाइज के लिए -1/2 दिया है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा? +1/2। ठीक है ना। ये मान जरूरी नहीं है कि आपने एक के लिए ये फिक्स कर दिया तो दूसरे के लिए ये होगा। हमने अभी अभी बात करी थी कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो एक कक्षक है, इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पे यूं घूमेंगे, इस तरह से चक्कर लगाएंगे और उनका जो ये चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। एक अगर यूं घूम रहा है, एक अगर यूं घूम रहा है तो दूसरा कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। दोनों का चक्रण विपरीत होगा। अब अगर कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उस क्लॉकवाइज घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को अपन यूं शो कर देते हैं, सीधा तीर लगा देते हैं। किसके लिए? क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज के लिए। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में, तो उसके लिए हम उल्टा तीर लगा देते हैं। यानी एक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन दोनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होगा। और यहां पे आवश्यक नहीं है, आप क्लॉकवाइज के लिए एस का मान क्या दोगे? +1/2। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या दोगे? -1/2। यदि आपने क्लॉकवाइज के लिए -1/2 दे दिया तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए फिर क्या दोगे? +1/2। बट आप इसी रीति को फॉलो करिए कि ये +1/2 है तो ये -1/2 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरते हो तो पहला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, दोनों में से दोनों ही सही है। पर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर पहला क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। पहला एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या होगा? क्लॉकवाइज। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि पहला क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज ही चक्रण कर रहा है, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। इसी प्रकार से यदि पहला इलेक्ट्रॉन आपने एंटी क्लॉकवाइज भरा है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज चक्रण कर रहा है, ऐसा भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यह थी स्पिन क्वांटम नंबर जिसके बारे में हमने बात करी। ठीक है। अब एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं इसको। जैसे हमने लिख दिया 4s2, यह विन्यास हमारे सामने है। हमें कहा गया इसके लिए NLMS के मान लिखो, N का मान लिखो, L का मान लिखो, M का मान लिखो, S का मान लिखो। तो क्या लिखेंगे? N का मान, यहाँ पे डिजिट दिख रही है, यह चौथा कोष है, मीन्स N का मान 4। L का मान क्या लिखा हुआ है? S के लिए L का मान क्या होता है? 0। M के मान -L से +L, 0 का कोई माइनस प्लस नहीं होता, 0। S के लिए स्पिन क्वांटम संख्या, क्योंकि S कक्षक एक ही होता है और उसमें यहाँ पे जो 2 लिखा है यह 2 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो मान होंगे +1/2 तथा
-1/2। इस प्रकार से इस तरह का आपने को कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ हो तो हम चारों क्वांटम संख्याओं की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप P के लिए, D के लिए और F के लिए प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, मैं भी आपको आगे इसके और एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। तब तक के लिए प्रिय बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, खूब स्वाध्याय करें, खूब मेहनत करें, सेल्फ स्टडी करें और जितना रिपीट करेंगे उतना ही सीखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।